नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके पिग फार्म टिप्स A to Z चैनल पर। यहाँ आपको पिग फार्मिंग से जुड़ी हर जरूरी जानकारी, टिप्स और देसी उपाय। फार्मिंग के दौरान सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन यूज करने के लिए कौन कौन सा है, जो फार्मिंग में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में दो चार मेडिसिन के बारे में जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। फार्मिंग के लिए सबसे पहले ध्यान रखने की बात यह है सही समय पर अच्छा, वैक्सीनेशन का नाम भी बता दीजिए ताकि हमारे देखने वाले। वैक्सीनेशन जो है कि जहाँ तक पिग फार्मिंग में है, तो स्वाइन फीवर इसके लिए सबसे घातक बीमारी होती है। पिग फार्मिंग के लिए स्वाइन फीवर घातक बीमारी होती है। दोनों स्वाइन फीवर, चाहे अफ्रीकन हो चाहे इंडियन हो, दोनों का वही है। हाँ, तो वो जो इसकी बहुत घातक बीमारी होती है, इसका वैक्सीनेशन ही एकमात्र विकल्प बचता है। तो इसका अगर हो जाए तो फिर फार्मर को बहुत ज़्यादा लॉस होता है। अच्छा, उसके बाद दूसरा आता है इसका जो है कि FMD। हाँ, जिसको हम फूड माउथ डिजीज, फूड एंड माउथ के नाम से जानते हैं। ये जो है कि इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो उसका भी वैक्सीनेशन एंड डिवॉर्मिंग, ये अगर हम प्रॉपर करते रहें तो लगभग बीमारियों से आप निजात पा सकते हैं अपने पिग फार्मिंग या बर्ड फार्मिंग। अच्छा, हमने मतलब अभी गुवाहाटी से लेके यूपी तक कि आपको मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, तो इस बात में कितना सच्चाई है वो उस पर थोड़ा बताएं। लोग बोलते हैं कि आप अपने फॉर्म को एकदम क्लीन साफ सुथरा रखेंगे तो कोई मेडिसिन का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्या ऐसा हो सकता है? कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी? कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए जो है कि आपको बिल्कुल साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। सबसे पहले कि जब निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए, साफ सफाई के साथ साथ जो है कि इसका प्रॉपर इसमें जैसे सफाई के दौरान अलग अलग तरह का वैक्सीन आ रहा है कि साफ सफाई के लिए तब जो है कि ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, परसेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ज़्यादा मच्छर लग रहा है तो उसमें जो है कि क्लीनर टॉक्स नाम का एक जो है कि आता है, उसका स्प्रे करते हैं। तो क्या नाम बताया उसका? क्लीनर या बुटॉक्स। अच्छा, बुटॉक्स। हाँ, बुटॉक्स या टिकॉन पाउडर, बहुत सारे नाम पे दवाई आती है। तो सबका जो है कि पैरामाइथिन ही उसमें कंपोजिशन रहता है। आप कम से कम कितने सालों से इस फार्मिंग में आप अपना योगदान दे रहे हैं? लगभग 9 ईयर्स से। 9 ईयर्स से। 9 ईयर्स ये होगा कि 9 ईयर्स पहले थोड़ी बहुत फार्मिंग कर रहे होंगे एक दो रूप में, लेकिन आज के डेट में मतलब हाँ, लगभग मैं कभी तक इस एरिया का लगभग फार्म को मैं विजिट करता हूँ। तो हमारे व्यूवर्स जो देख रहे होंगे उनको आप कम से कम अपने हिसाब से, जो आपके अनुभव के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन जो कि जरूरत पड़े उसे, बहुत लोग ये सोचते हैं कि हमें मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर जरूरत पड़े तो कौन कौन सा मेडिसिन अपने फॉर्म में रखे या डॉक्टर के थ्रू वो लेकर या फिर वेटनरी से लेकर फिर के अपने फॉर्म पे रख सके, तो इमरजेंसी में या फर्स्ट किट के तौर पे काम कर सकता है। उसके लिए आप बेटाडीन पहला तो क्योंकि इसमें सभी का दांत नुकीला होता है आपस में लड़ जाने के कारण से, तो इसमें जो है कि दवाई आती है बेटाडीन, तो उसका तो आप बिल्कुल फर्स्ट एड के तौर पर रखा जाए। उसके बाद एक स्प्रे आता है, ये घाव मक्खी अगर ज्यादा बन रहा है, घाव बन गया तो उस पर जो है ज्यादा स्प्रे मारते हैं, जो है कि इंजेक्शन लगाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, ये बात तो सही है कि आपस में लड़ने के बाद घाव बन जाता है मक्खियों से। तो डीमेक्स रख सकते हैं आप। अच्छा, पोटेशियम परमैंगनेट रख सकते हैं। अच्छा। उसके बाद नॉर्मल तौर पर जो है पैरासिटामोल की बहुत सारी कंपनी की दवाई आती है, तो उसमें भी पैरासिटामोल, और खास करके अभी गर्मी के दिन में इसको जो है कि अगर आपका बीमार ही ना पड़े पशु, तो इसके लिए सबसे बढ़िया व्यवस्था है कि इसको प्रॉपर जो है कि पानी का मात्रा दिन में 2 से 3 बार जो है कि एकदम जो है कि स्वच्छ रखा जाए। अच्छा, हाइजीन वाटर पीने योग्य के लिए। जिस तरह से मेन में जरूरत पड़ता है जो है कि ठंडा पानी का, तो उसी तरह से इसको भी बॉडी टेम्परेचर मेन से कहीं ज्यादा इसका होता है। अच्छा, बहुत से फार्मर इसे शुरू करने से पहले ट्रेनिंग लेकर भी शुरू करते हैं और बहुत से फार्मर एक दूसरे को देखकर भी शुरू करते हैं, तो क्या जो चीज़ हमारे ट्रेनिंग के दौरान हमें बताया जाता है या सिखाया जाता है, क्या वो चीज़ ग्राउंड में आपको लगता है, या आपको वो ये अनुभव के हिसाब से आप अपने अनुभव से भी बता सकते हैं, क्या ग्राउंड में वो फार्मर करते हैं, प्रैक्टिकल तौर पे कर पाते हैं क्या? प्रैक्टिकल तौर पर देखिए, जो चीज़ हमारे ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा या फिर पढ़ के, ट्रेनिंग में नॉलेज होना एक अलग चीज़ है, और डायरेक्ट जमीन पर उतर करके उस चीज़ को करना, प्रैक्टिकली नॉलेज एक अलग चीज़ है। तो वहाँ पर जो बताया जाता है उसी चीज़ को आप जो है कि यहाँ पर अगर जमीन पर कर रहे हैं तो उसमें जो है कि अंतर। अगर आदमी 100% में से, फार्मर अगर 100% में से 80% भी फॉलो कर ले, हाँ, तो उसके फॉर्म में तो दिक्कत आएगा ही नहीं। बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। उसी चीज़ को ट्रेनिंग करके अगर आप किसी लाइन में उतर रहे हैं तो उसका जो है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, कि आपको उस बारे में जानकारी रहेगी प्रॉपर कि भाई ये छोटी मोटी बीमारी होती क्यों। जिसको लगभग अभी किसान है जिसको वार्निंग के बारे में नमक का अगर यूज करें तो साल्ट का तो जरूरत है ही, साल्ट छोड़ना ही चाहिए। हर पशु को जो है कि नमक का जरूरत होता है, और खास करके गर्मी के दिन में जो है कि साल्ट
इसलिए जरूरत पड़ता है कि इससे पानी वो ज्यादा पिएगा तो उसमें जो है कि डिहाइड्रेशन होने की संभावना कम बनती है। उसके बाद तो डिवॉर्मिंग भी जो है कि आदमी करता क्या है कि एक ही साल से जो है कि इसी प्रकार की दवाई से बार बार करता है, वो ऐसा नहीं करना कि अगर इस बार एल्बेंडाजोल जल से कर रहे हैं तो दूसरी बार फेनोमेनाजोल से करें, फिर आइवरमेक्टिन से करें, फिर जो है कि ऑक्सीक्लोरोक्विनामाइसिन से भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह की कई प्रकार की आती है, तो उसको जो है बारी बारी से अगर इस बार हमने जो है कि 60 से 70 दिन के लिए एल्बेंडाजोल चलाया तो फिर फेनोमेनाजोल से करें, आइवरमेक्टिन से करें, तो साल बदल देने से फिर उसका जो है कि प्रॉपर आपका पशु जो है कि स्वस्थ रहेगा और जो है कि साल का रेसिस्ट होने का डर नहीं होता। ये फार्मर के थ्रू, जैसे अभी इतनी गर्मी चल रही है, जिस तरह से हमें इंसान को पानी की जरूरत है उसी हिसाब से इनको पानी की वैसे भी बहुत ज्यादा जरूरत होता है। कहने को तो बोलते हैं कि इनको अगर अच्छे स्वच्छ पानी दिया जाए तो दिन में कम से कम 5 लीटर से 8 लीटर तक का वाटर कंजप्शन कर सकता है। तो गर्मी के मौसम में तो वो चीज और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहीं पे हम छोटे फार्मर हो या बड़े फार्मर हो, ज्यादातर यही गलती करते हैं कि जैसे हम अपने फॉर्म वगैरह में ऑटोमेटिक नल जो बोलते हैं कि जब उनको प्यास लगा तब पिला दें, बट ये फार्मर छोटे फार्मर कर नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से पानी का दिक्कत होने की वजह से रिहाइड्रेशन हो जाता है। और जहां रिहाइड्रेशन होगा फिर उसको फिर दूसरे तरह का बीमारी हो जाएगा। तो इसके लिए फार्मर को यही ना होना चाहिए कि अपने फॉर्म को सिर्फ एक खासकर जो है गर्मी के दिन इनमें हीट स्ट्रोक की समस्या बहुत ज्यादा है। हाँ, पीक में हीट स्ट्रोक की समस्या, जो कि आप सिर्फ इसको स्वच्छ पानी पिला करके जो है कि आप उस समस्या से निजात पा सकते हैं। हम सभी व्यूअर से बोलना चाहेंगे कि अगर इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो आप अपने अनुभव के हिसाब से बताइए कि एक छोटा सा सवाल करना चाहते हैं कि हमारे ये पिग फार्मिंग में बच्चे का टेम्परेचर क्या होना चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर, जैसे इंसानों में नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसी तरह पिगलेट्स का अलग टेम्परेचर होता है, या जो गिल्ट होता है या सो होता है, जैसे जैसे इनका एज बढ़ता है उस हिसाब से इनका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं, तो आपके कमेंट के थ्रू और फार्मर को भी पता चलेगा। कोशिश हम करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में और दूसरे वीडियो में हम इसके टेम्परेचर रिलेटेड वीडियो भी बनाएं। और फीवर वगैरह कितने टेम्परेचर में होता है सर? फीवर वगैरह जैसे गर्मी का मौसम है तो उसमें जो है कि 102 प्लस 102 तक दिखा रहा है तो वो फीवर के नॉर्मल में आएगा। अच्छा 102, 102, 103 तक भी चले जाता है, नॉर्मल है कि नॉर्मल। और जैसे हीट स्ट्रोक की कहानी आएगा तो आप जैसे थर्मामीटर का इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो है कि 107, 108 के आसपास जा रहा है, तो वहाँ पर इंसान को समझ जाना चाहिए। और उसका जो है कि जानवर में आपको खुद नजर आएगा कि वो सुस्त पड़ा हुआ रहेगा। तो बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए भी क्या हम आपके जैसे डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा या फिर हम खुद भी कर सकते हैं? बिल्कुल, अभी डिजिटल थर्मामीटर आ रहा है, एक पारा थर्मामीटर आ रहा है। तो पारा थर्मामीटर जो है कि सभी किसानों के पास की बात नहीं है, तो उसको देखने के लिए थोड़ा सा जो है सबका पास में नहीं, तो डिजिटल थर्मामीटर है, बहुत सस्ती में आती है। तो वो जो है कि कम से कम एक थर्मामीटर जो है कि फॉर्म पर रखें, तो जो है कि जैसे हमने अपने फॉर्म पे डिजिटल टेम्परेचर कैलकुलेशन रखा है, टेम्परेचर वो आपके फॉर्म में शो कर देता है कि अभी मेरे फार्म का टेम्परेचर क्या है। क्योंकि जहाँ पे 10 तरह के एनिमल्स हो या फिर ह्यूमन भी रहेंगे तो वहाँ का ऑटोमेटिक टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर वहाँ पे कोई ह्यूमन नहीं है तो वहाँ का टेम्परेचर हो सकता पॉइंट में फर्क पड़ जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो उसमें फर्क आ ही जाता है। मतलब कहने का मतलब कि पॉपुलेशन होने पर चाहे एनिमल्स का हो चाहे हमारे इंसान का हो, वो तो टेम्परेचर बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर के हिसाब से एरिया का भी कुछ तो फर्क पड़ता ही होगा। तो सभी व्यूअर से हम थैंक यू बोलना चाहेंगे कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर किसी तरह का कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं और हम आपके सवाल के हिसाब से हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।